पौथेर पांचाली भाग 8। पिछले भाग में आपने सुना, जब दुर्गा और अपू दोनों आम बटोर रहे थे, उसी समय भुवन मुखर्जी के घर के बच्चों ने उन्हें वहां से भगा दिया। वहां से निकलकर दुर्गा अपू को ले गढ़ पोकर के पार वाले जंगलों की तरफ चली गई। दुर्गा ने वहां 8-10 आम तो ढूंढ लिए, लेकिन वहां से निकलने से पहले ही दोनों आंधी तूफान में फंस गए। संध्या हो गई, तब कहीं जाकर दोनों घर वापस पहुंच पाए। साथ में एक नारियल और नारियल का बड़ा सा पत्ता लाए थे। इससे पहले सर्वजया उन्हें हाथ मुंह धुलाकर साफ कर पाती, उसने संजली मालकिन को चिल्ला चिल्ला कर दुर्गा को कोसते और गाली देते सुना। सुनकर सर्वजया सहम गई। भगवान से मनाने लगी कि उसकी गाली बच्चों को न लगे। गांव के प्रसन्न पंडित बनिए की दुकान भी चलाते थे। अपू उन्हीं के यहाँ पढ़ने जाता था। शाम को लगने वाले स्कूल में अक्सर प्रसन्न पंडित के पास गांव के लोग गपशप करने भी आते थे। उनकी बातें अपू को पढ़ाई के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी लगती थी। उन्हीं में एक थे सान्याल महाशय, जिनके घुमकड़ी के शौक से सब वाकिफ थे। उनके किस्से अपू को बहुत पसंद थे। कभी फकीर सन्यासियों के चमत्कारों की कहानियां, कभी जगहों जगहों के किस्से उसका मन लुभाते। कोठी वाले मैदान से सटी सड़क के रामायण महाभारत के देश तक जाने की वह कल्पना करता। अब आगे कथा, कहानी, काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। दुर्गा भाई को ढूंढने के लिए निकली थी। मोहल्ले में कई जगह ढूंढकर भी कहीं उसका सुराग नहीं मिला। अन्नदा राय के घर के पास आकर उसने सोचा, एक बार यहाँ चक्कर मार लूं, चाची जी के साथ भेंट भी हो जाएगी। पर राय महाशय के घर में घुसी ही थी कि बड़ा शोरगुल और बड़े रोने पीटने की आवाज उसके कानों में आई। वह तब ठिठक कर दरवाजे के पास ही खड़ी रही। आंगन के एक तरफ खड़ी होकर अन्नदा राय की बड़ी बहन सखी मालकिन चिल्लाकर मकान सिर पर उठा रही थी। इसके मन में कुछ डरभय थोड़ी है। मैंने बड़े बड़े 30 मार खान देखे हैं, पर ऐसे कभी देखने में नहीं आई। बलिहारी है कि यमराज की तरह पति है। नाराज होने पर हड्डी पसली एक कर देता है। ऐसी हालत में कुछ समझ बूझ कर चलना तो चाहिए था। सच तो है, 3 दिन से कह रहा है कि धान को धूप दिखाओ, पर इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, जैसे कोई बेकार में बक रहा हो। गृहस्थ घर की बहू है, धान कूटेगी, काम धाम करेगी, सो तो नहीं, रात दिन बन ठन कर खतरानी बनकर बैठी रहती है। कहकर सखी मालकिन ने कहीं कहने में कुछ कसर न रह जाए, इसलिए बन ठन कर खतरानी बनकर बैठने के संबंध में उनकी क्या धारणा है, यह अभिनय के द्वारा स्पष्ट कर दिया। फिर बोली, ऐसा तो न कभी सुनने में आया, न कभी देखने में। बरामदे के अंदर से अन्नदा राय की पतोहू नासिका के स्वर में रोती हुई बोली, मैं खतरानी बनकर कब बैठी रहती हूँ। कल शाम को मैंने 2 पसेरी मूंग की दाल भूंजी, सो दोपहर को खाकर ही उसमें जुट गई। जब 5 बजे की गाड़ी जाने की आवाज हो रही थी, तब भी मैं आग और बालू लेकर बैठी थी। 2 टोकरी दाल भूंजना, फिर उसे दलना, जब अंधेरा हो गया तभी निपट पाई। अंग अंग पिरा रहा है। रात को तो यह हालत हुई कि मैंने समझा बुखार चढ़ गया। सो कोई इस तरफ देखता भी है। फिर सवेरे सवेरे बिना किसी कसूर के यह मार पड़ी। कौन मैं बैठे बैठे खाती हूँ। इतने में अन्नदा राय का लड़का गोकुल एक हाथ में पत्ता समेत हरे बांस का अगला हिस्सा और दूसरे हाथ में दाल लेकर आया। पत्नी के रोने का अंतिम अंश सुनकर वह गरजते हुए बोला, अभी तक तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। मालूम होता है कि तुम्हें और भी भोग भोगने हैं। सवेरे सवेरे मुझे गुस्सा ना दिलाओ। आज 3 दिन से धान को धूप में डालने के लिए कहता आ रहा हूं। बादल बूंदी के ढंग है, कहीं धान बिगड़ गए तो तुम्हारा कौन सा बाप आकर उन्हें बचा लेगा। फिर सारे साल क्या धूल फाकेगी। गोकुल की स्त्री एकाएक रोना कल्पना बंद करके तेजी के साथ बोली, मैं कहे देती हूं, तुम मेरे बाप तक न जाओ। मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जब तब तुम उनको क्यों घसीटा करते हो।
उसकी बात खत्म भी नहीं होने पाई थी कि गोकुल बांस छोड़कर दा हाथ में लिए हुए एक छलांग में बरामदे की सीढ़ियों को पार करते हुए बोला, तो तू नहीं मानेगी। तू ही रहेगी या मैं ही रहूंगा। आज तेरे मायके के सारे दुलार निकाल कर मैं दम लूंगा। घर में खून खच्चर हुआ जा रहा है देखकर घर का हलवाहा आंगन से बोला, भैया जी क्या करते हो? हाँ हाँ, रुको 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 कहकर वह बरामदे में चढ़ाया। दुर्गा भी दौड़ पड़ी। उधर से सखी मालकिन भी बरामदे में आई और बड़ा शोरगुल मचा। बरामदे के बीच में गोकुल की पत्नी पति के उद्यत आक्रमण के सामने पीछे हटकर वार बचाने के लिए दोनों हाथ उठाकर दीवार से सटी हुई सिकुड़ी खड़ी थी। उसकी आंखों में भय झलक रहा था। हलवाही ने पहले ही गोकुल के हाथ से दा ले लिया, फिर उसे पकड़कर बरामदे से ले जाते हुए बोला, भैया जी तुम करते क्या हो? रुको रुको, उतर आओ। गोकुल की उम्र 30-35 से कम नहीं थी, पर शरीर से वह तगड़ा नहीं था। हलवाही के साथ वह मलेरिया पीड़ित शरीर लेकर हाथापाई करे तो उसकी कमजोरी और भी खुल जाए, यह समझकर उसने कहा, देखो ना, पूरा एक नांद धान है, सो भी बीज का। जो कहीं पानी पाकर अखबार निकल आए तो फिर वह बोने के काम थोड़े ही आ सकता है। आज 3 दिन से बराबर कह रहा हूं, काम तो किया नहीं, उल्टे सीना जोरी करती है। जो मैंने तुम्हारी सारी सिट्टी पिट्टी नहीं भुला दी। दुर्गा का दम में दम आया, पर इस समय चाची जी के साथ बदकही करने का मौका नहीं है, यह समझकर वह लगभग चोर की तरह अन्नदा राय के घर से निकल गई। पांचू बनर्जी के घर के पास जामुन के नीचे एक आदमी लोटा कटोरी की मरम्मत कर रहा था। लकड़ी के कोयले की आग धौंकनी से गनगना रही थी। मोहल्ले भर की टूटी फूटी कटोरियां जमा थी। ठिंगना और गठीला आदमी था। उम्र का पता लगाना टेढ़ी खीर थी। 30 का भी हो सकता था, 50 का भी। गले में 3 लड़ वाली तुलसी की कंठी बांध रखी थी। चेहरे की दाहिनी तरफ एक कटा दाग था। हाथ के पहुंचे के पास की नसें रस्सी की तरह तनी थी। एक अधमैली धोती पहन रखी थी। मोहल्ले के बहुत से लड़के बच्चे उसे घेर कर बर्तन मरम्मत का तमाशा देख रहे थे। दुर्गा भी भीड़ में शामिल हो गई। वह आदमी बोला, मुन्नी क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस देख रही हूं। घर लौटकर उसने मां से कहा, आज गोकुल चाचा ने चाची को ऐसा मारा कि क्या कहूं क्या कहूं। बात को उसने पूरा किस्सा सुनाया। सरजया बोली, आखिर गंवार किसान ही ठहरा। अच्छी भली लड़की है, ऐसे के पाले और ऐसे के घर में पड़ी कि मार खाते खाते जिंदगी बीत रही है। मुझे बहुत चाहती है। घर में जब भी कुछ बनता है मेरे लिए अलग रख देती है। चाची जी का रोना सुनकर बहुत तकलीफ हुई। उधर सखी दादी उल्टे चाची जी को ही। वह 3-4 दिनों तक जामुन के नीचे बर्तन मरम्मत देखने गई। उस आदमी ने उसका घर, पिता का नाम, सारे ब्यौरे पूछ लिए। बोला, तुम्हें कुछ मरम्मत नहीं कराना है? मुन्नी जाओ ना, ले आओ। दुर्गा घर आकर मां से बोली, हमारे यहाँ के टूटे लोटे गड़ुओं को देना नहीं है। एक बहुत भला आदमी आया है, उस मोहल्ले के रास्ते में जामुन के नीचे बैठा है। वो अपना नाम पीतम बताता था। शायद जाति का ठठेरा है। धौंकनी चलाते चलाते वह कभी कभी सीधा बैठ जाता है और चिल्ला कर कहता है, जय राधे राधे गोविंद। सवेरे उसके पास मोहल्ले के बहुत से लोग आते थे। वह बराबर मड़ई से आग निकाल कर आए हुए शरीफ लोगों को तमाकू पेश करता था और ऐसा करते समय चेहरे को चिरौरी भरा बना लेता था और एक तरफ के कंधे को जरा झुका कर कहता था, महाशय जी तंबाकू का शौक फरमाइए, राधा रानी के चरणों की कृपा है। फिर कहानी जारी रखते हुए कहता था, नारियल की बात हो रही थी ना? सो ना कहिए भैया जी, पर साल जेठ में कुछ नई पौधे लगाई। आधे कट्ठे जमीन पर 6 गंडे पौधे खरीद कर लगाई, पर मेंढकों के मारे जड़ मूल तक गायब हो गया। सारा पैसा बर्बाद हो गया।
हाथ कुछ नहीं लगा। मुखर्जी महाशय सवेरे से इस फिराक में बैठे हुए थे कि किसी तरह मीठी बातों में लगातार पीतल के घड़े की मुफ्त में मरम्मत करा लें। तंबाकू पीते पीते पहले की बात चलाते हुए बोले, तो यह तो रहा मामला। अब की बार भी सोचा था कि 20 पौधे घर के पीछे लगाएंगे, पर मलेरिया ने ऐसा पकड़ा कि बस रह गए। अच्छा मिस्त्री, यह तो बताओ कि तुम्हारी तरफ क्या हाल है? वे आज सवेरे से उसे मिस्त्री मिस्त्री कह रहे थे। अजी कुछ ना पूछिए, 16 कला पूर्ण है। मलेरिया क्या है, पूरा सत्यानाशी है। लीजिए आपका घड़ा, 6 पैसे दे दीजिए। मुखर्जी महाशय घड़ा लेकर खड़े होते हुए बोले, लो, इतने से काम के लिए पैसे? ब्राह्मण का एक उपकार किया, सो भी कार्तिक का महीना है, उसके लिए फिर। पीतम जल्दी से मुखर्जी महाशय के हाथ से घड़े को पकड़ते हुए बहुत हंसमुख ढंग से बोला, जी नहीं बाबा, माफ कीजिए, मुफ्त में मरम्मत नहीं होगी। अभी सवेरे का पहर है, बोहनी तक नहीं हुई। जी हाँ, मुझसे नहीं होगा। घड़ा रख जाइए, घर जाकर पैसे भेज दीजिएगा। दुर्गा की माँ ने दुर्गा से पूछा, जरा पूछना, ये लोग टूटे बर्तन लेकर नए बर्तन देते हैं? पीतम राजी था। दुर्गा घर से कई पुराने गड़वे, लोटे, कटोरियां, घड़े उसके पास ले गई। वह आधा दिन जामुन के नीचे ही बिताती थी और धौंकनी चलाना, रांगा लगाना देखा करती थी। पीतम ने उसे कह रखा था कि मैं तुम्हारे लिए एक पीतल की अंगूठी बना दूंगा, और यह भी कहा था कि मरम्मत के पैसे नहीं लगेंगे। सरजया सुनकर बोली, यह आदमी तो भला है। अगले बुध को अपू के जन्मवार में उसे कहना कि यहाँ आकर थोड़ा प्रसाद पा जाए। बुधवार को सवेरे उठकर दुर्गा जामुन के नीचे पहुंची तो देखा कि वहां वह आदमी नहीं था। पूछने पर मालूम हुआ कि पिछले दिन संध्या समय वह दुकान उठाकर चला गया है। पट्टी का गढ़ा और जले हुए कोयलों की राशि के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। दुर्गा ने इधर उधर तलाश की, इससे उससे पूछा, पर किसी को भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ था। डर के मारे दुर्गा का कलेजा मुंह को आ गया। सुनने पर माँ क्या कहेगी? गृहस्थी के आधे बर्तन तो मिस्त्री के पास थे। उसने दुर्गा से कहा था कि झीकर हाटी के बाजार में उसके भाई की ठठेरी की दुकान है, वहां खबर भेजी गई है और 2-1 दिन में वह नए बर्तन लेकर आने ही वाला है। फिर तो पुराने बर्तन बदल दिए जाएंगे। पर कहाँ वह और कहाँ उसका भाई? बहुत खोजने पर भी दुर्गा को उसका पता नहीं लगा। मजे की बात यह थी कि केवल उन्हीं के बर्तन गए थे, बाकी होशियार लोगों का पीतल का टुकड़ा एक भी नहीं खोया था। दिन भर के बाद संध्या समय दुर्गा ने रुआसी होकर माँ को सारी बात बतलाई। हरिहर प्रदेश में था, इसीलिए कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं था। सुनकर सरजया को एक बार काठ मार गया। बोली, अपने राय ताऊ से जाकर जरा कह तो दे, ऐसी अनहोनी बात तो कभी सुनी नहीं गई। जब हरिहर घर लौटा तो झीकर हाटी के बाजार में खोज की गई, पर वहां पीतम नाम के किसी आदमी की बर्तनों की दुकान नहीं थी और न उस हुलिये का कोई आदमी ही वहां था। कई महीने बीत गए। भादों का महीना था। अप्पू शाम के समय घूमने की तैयारी कर रहा था। इतने में उसकी माँ ने पीछे से पुकार कर कहा, मैं चावल और चना भूंज रही हूं, कहीं बाहर ना चले जाना, अभी तैयार हो जाएगा, समझे ना? अप्पू ने सुनी अनसुनी कर दी। यद्यपि उसे भुंजे चावल और चना पसंद थे और इसीलिए माँ बता भी रही थी, इसका भी उसे पता था। फिर भी वह क्या करे? इतनी देर से नीलू के घर में बड़े जोर का खेल हो रहा था। वह भी जब बाहर के दरवाजे पर कदम रख रहा था तो माँ ने फिर कहा, क्या तू जा रहा है? अरे अप्पू, वाह, यह अच्छा तमाशा रहा। मैंने कहा कि गरम गरम खाएगा, इसलिए घाट से जल्दी आकर काम में लग गई। और तू? अरे ओ अप्पू! अप्पू एक छलांग में नीलू के घर जा पहुंचा। वहां बहुत से लड़के जमा थे। अप्पू के आने से पहले ही खेल खत्म हो चुका था। नीलू ने कहा, अप्पू चल, दक्षिण के मैदान में चिड़ियों के बच्चे देखने चलेगा? अप्पू राजी हो गया। दोनों दक्षिण के मैदान की ओर चले। धान के खेत के उस पार ही नवाबगंज की पक्की सड़क
पूरब से पश्चिम तक जैसे मैदानों के बीचों बीच उसे चीर कर चली गई थी। गांव से मील भर से ऊपर था। अप्पू कभी इतनी दूर घूमने नहीं आया था। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे सारी परिचित वस्तुओं का दायरा लांघकर नीलू भैया उसे कहीं बहुत दूर ले आया है। वह थोड़ी ही देर बाद बोला, चलो घर चलें, मुझ पर माँ बिगड़ेगी, सांझ हो जाएगी, मैं अकेले जंगली शरीफे के नीचे से जा नहीं सकूंगा, तुम घर चलो। लौटते समय नीलू रास्ता भूल गया। किसी तरह टटोल टटाल कर किसी आम के बाग के किनारे से एक पगडंडी मिली। अभी सांझ होने में कुछ देर थी। बदली बूंदी के लक्षण हो रहे थे। इतने में चलते चलते नीलू एकाएक ठिठक कर अप्पू की कोहनी पकड़कर खींचते हुए भयचकित आवाज में बोला, ओ भाई अप्पू। अप्पू साथी के भय का कारण ना समझकर बोला, क्या है नीलू भैया? बात को उसने देखा कि जिस पगडंडी पर वे चल रहे थे वह किसी के आंगन में जाकर खत्म हो गई है और उस आंगन में एक छोटी सी मड़ैया और एक विलायती आमड़े का पेड़ है। कुछ पूछने के पहले ही नीरू डर कर बोला, अतूरी डायन का घर है। अप्पू का मुंह सूख गया। अतूरी डायन का घर? वे इस बार किस मुसीबत में फंस गए? यह कौन नहीं जानता था कि उस आंगन के विलायती आमड़ा तोड़ने के अपराध में डायन ने मल्लाहों के मोहल्ले के एक लड़के की जान निकालकर उसे अरबी के पत्ते में बांधकर पानी में डुबा रखी थी। बाद को मछलियों ने उस पत्ते को खा लिया। साथ ही साथ बेचारे की आमड़ा खाने की साख हमेशा के लिए समाप्त हो गई। कौन यह नहीं जानता कि वह चाहे तो आंखों ही आंखों से उस छोटे लड़के का खून चूस ले सकती है। जिसका खून चूसा गया उसे कुछ पता नहीं लगता। वह रोज की तरह घर जाकर खा पीकर बिस्तरे में लेटता है और कभी नहीं उठता। कितने दिन जाड़ों की रात में रजाई के नीचे लेटकर दीदी के मुंह से अतूरी डायन की कहानियां सुनते सुनते कहा है, दीदी रात में यह सब कहानियां ना बोला कर, मुझे डर लगता है। इससे बल्कि तो मुझे गुमची के रंग वाली राजकुमारी की कहानी सुना। वह धुंधली दृष्टि से सामने की ओर देखता रहा कि मकान में कोई है या नहीं, और देखने के साथ ही साथ उसके शरीर का सारा खून जमकर बर्फ हो गया। घेरे के बांसों के पास और कोई नहीं, स्वयं अतूरी डायन विराजमान थी और ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हीं लोगों की तरफ घूर रही थी। जिसकी इतनी हुक थी, उसे अपने सामने खड़ा देखकर अप्पू की वह हालत हुई कि ना तो उसे आगे बढ़ा गया और ना ही पीछे हटा गया। जैसा कहते हैं, काटो तो खून नहीं। अतूरी बुढ़िया भौहें सिकोड़कर पिचके हुए गालों को और भी लटकाकर अच्छी तरह देखने के ढंग से चेहरे को सामने की तरह बढ़ाकर पांव पांव उनकी तरफ आने लगी। अप्पू ने देखा कि वह पकड़ा गया है। भागने का रास्ता नहीं रह गया। जिस कारण से भी हो, डायन उसी पर खार खाए मालूम होती है। अभी वह उसकी जान को अरबी के पत्ते में भर लेगी। मुंह का कौर छोड़कर माँ की पुकार पर पुकार की उपेक्षा कर आज माँ का मन दुखाकर वह घर से चला आया था। उसका यह नतीजा होने जा रहा था। वह असहाय ढंग से चारों तरफ ताक कर बोला, ओ बूढ़ी फूफी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मैं कभी इधर का रास्ता नहीं देखूंगा। ओ बूढ़ी फूफी, आज छोड़ दो। नीलू तो डर के मारे रो पड़ा था, पर अप्पू इतना डर गया था कि उसकी आंखों के आंसू सूख गए थे। बुढ़िया बोली, मेरे बेटे, डर काहे का? मुझसे क्यों डरते हो? बात को मानो कोई दिल लगी हो रही है। हंसकर बोली, बेटे, मैं तुम्हें कोई पकड़ थोड़े ही लूंगी। आओ, मेरे घर पर आओ, मैं तुम लोगों को अमचूर दूंगी। आओ। अमचूर? अरे बाप रे, डायन बुढ़िया भुलावे में डालकर घर में ले जाना चाहती है। भीतर गए कि बस। उसने माँ से ऐसी कितनी ही कहानियां सुनी थी जिनमें डायनों तथा राक्षसियों ने भुलावे में डालकर छोटे बच्चों का काम तमाम कर दिया था। अब वह करे तो क्या करे, क्या करे? बुढ़िया उसकी तरफ बढ़कर आती हुई बोली, अरे मेरे बेटे, क्या डर है? मैं कुछ नहीं कहूंगी। मुझसे डरते क्यों हो? बस अब खत्म ही है। माँ की बात न मानने का नतीजा हाथों हाथ मिलने वाला है। अभी वह हाथ बढ़ाकर जान निकालकर अरबी के पत्ते में भरने ही वाली है। उसे हर क्षण
यह आशंका हो रही थी कि अभी हंसमुख बुढ़िया का रूप बदलकर विकट रूप धरकर अट्टहास करेगी, उस राक्षसी रानी की कहानी में जैसा हुआ था। कहते हैं कि अजगर की दृष्टि के मायाजाल में पड़कर हिरण का बच्चा दूसरी तरफ आंख नहीं फेर पाता। यही हालत बुढ़िया की तरफ देखते हुए अपू की भी हुई। वह भर्राई हुई आवाज में दिशा खोकर बोला, ओ बूढ़ी फूफी, मेरी माँ रोएगी, मुझे आज कुछ न बोलो। मैं किसी दिन तुम्हारे आमड़ा पेड़ से आमड़ा लेने नहीं आया, मेरी माँ रोएगी। डर के मारे उसका चेहरा नीला पड़ गया था। घर, जंगला, दरवाजा, पेड़, पालो, नीलू, चारों दिशाएं धुंधली नजर आ रही थीं। न तो कोई कहीं था, न उसे कोई दिखाई दे रहा था। बस अतोरी डायन की क्रूर दृष्टि भरी दो आंखें दिखाई पड़ रही थी, और दूर, बहुत दूर, जैसे उसकी माँ उसे भुंजे चावल खाने के लिए बुला रही थी। पर अगले ही क्षण अतिशय भय के कारण उसमें एकाएक बहुत साहस आ गया। एक अस्पष्ट अस्फुट आवाज करके वह लगभग बिना कुछ देखे सुने माट सेवड़ा, रांग चीता आदि का जंगल छलांगों से पार करता हुआ जिधर सूझा उधर दौड़ पड़ा। नीलू भी उसके पीछे पीछे भागा। ये लोग क्यों डरे, यह बात बुढ़िया की समझ में नहीं आई। बोली, न तो मैंने मारा न पकड़ा, फिर भी ये बच्चे न मालूम संध्या समय मुझे देखकर क्यों डर गए। ये मुन्ने किसके हैं? जब अपू घर आया तो संध्या ढल चुकी थी। सरजया अभी अभी चूल्हा सुलगाकर पके ताड़ के रस के गुलगुले बनाने की तैयारी कर रही थी। दुर्गा पास ही बैठी ताड़ चाँच कर रस निकाल रही थी। लड़के को देखकर बोली, कहाँ था अब तक? तब का निकला अब आया, कुछ खाया भी नहीं। क्या तेरी भूख प्यास भी हर गई? माँ को कहने के लिए इतनी ढेर सी बातें थी और वे एक साथ बाहर आना चाहती थी कि उनका सबका रास्ता रुक गया और अपू चुप का चुप रह गया। उसने बस इतना ही कहा, क्या मैं कपड़े बदल लूं माँ? मेरे कपड़े उस जून के हैं। पर अपू ने विस्मय के साथ देखा कि माँ उसे चना चावल देने का कोई आग्रह नहीं दिखा रही है। ताड़ का रस गाढ़ा है कि पतला, इसी की ध्यान से जांच कर रही है। जांच समाप्त होने पर दुर्गा से बोली, हाथ कंगन को आरसी क्या, 2-4 गुलगुले तलकर देख लेती हूँ कि रस कैसा है। बड़े तख्त के नीचे चावल का पिसान है, थोड़ा ले आना। बात को लड़की की तरफ देखती हुई बोली, अपू ठहर, तुझे अभी गरम गरम गुलगुले तले देती हूँ। अपू बोला, मेरा चना चावल कहाँ है? तूने खाया कहाँ? इतनी बार पुकारा पर तू 9-2-11 हो गया। दुर्गा ने खा लिए, पर अब गुलगुले तो तैयार ही समझ, तले कि दिए। अपू मन ही मन शाम के समय से जो ताश का घर बना रहा था, उसे जैसे किसी ने एक ही फूंक में मिट्टी में मिला दिया। बस माँ का प्यार वही है। शाम के समय घर से निकल जाने के बाद से बराबर माँ उसके लिए न जाने कितनी दुखी हो रही है कि मेरा अपू अब तक नहीं आया। उसके लिए घाट से आकर मैंने चने और चावल भूने, हाय वह बिना खाए पिए निकल गया। पर यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। माँ को उसकी क्या पड़ी है? माँ ने मजे में सब कुछ दीदी को खिला दिया। वह निश्चिंत होकर बैठी है। वह इतनी देर फजूल में परेशान हो रहा था। दुर्गा बोली, माँ जल्दी तल दो, बहुत बदली हो रही है, जो पानी पड़ने लगा तो फिर तलना रह जाएगा, क्योंकि घर चूता है, उस दिन की तरह झाबई आएगी। देखते देखते चारों तरफ बादल घिराने के कारण बांस के जंगल की चोटी काली पड़ गई। बादल छा जाने के कारण आकाश अंधेरा घुप हो रहा था, फिर भी अभी पानी नहीं पड़ रहा था। ऐसे मौके पर मन में एक तरह का आनंद और कौतूहल जागता है कि न जाने कितनी भयंकर वर्षा हो, शायद पृथ्वी बह जाए। हर बार वर्षा होती है, पृथ्वी नहीं बहती, फिर भी यह भ्रम पैदा हो जाता है। दुर्गा के मन का प्याला उसी अज्ञात के आनंद से लबरेज हो गया। वह बीच बीच में बरामदे के किनारे आकर नीचे छप्पर के तले से गर्दन बढ़ाकर अंधकार भरे आकाश की ओर जब तब देख लेती थी। सरजया कुछ गुलगुले तलकर बोली, उस कटोरी में उसे दे तो दुर्गा, उसने शाम से कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी। इस अंतिम बात से अनर्थ हो गया। अभी तक अपू किसी तरह संभला हुआ था, पर माँ की अंतिम बात में
दुलार का पुट पाकर उसके अभिमान का बांध टूट गया। उसने गुलगुलों समेत कटोरी को आंगन में फेंकते हुए कहा, मैं गुलगुले नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, जाओ नहीं तो। सर्वजया लड़के का यह ढंग देखकर अवाक रह गई। गरीबी में आटा गीला, एक एक चीज न जाने कैसे जुटती है, और इस कमबख्त लड़के ने दो दो बार बड़ी कठिनाई से सामने लाई हुई थाली को लात मार दिया। वह क्षोभ और क्रोध में लड़के की तरफ देखकर बोली, आज तुझे क्या हो गया है? आज तेरे भाग्य में चूल्हे की राख बदी है, उसी को गरम गरम फांक लेना। अब अप्पू की बारी थी। उसने माँ से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। कहाँ वह यह चाह रहा था कि माँ उसे पुचकारे और दुलराए, पर उसने तो भरी सांझ में ऐसी भयंकर बात कह दी। वह खड़ा होकर बोला, अच्छी बात है, मैंने भूंजे चावल नहीं खाए, उससे मेरा दिल नहीं दुखा? क्या शाम से मैं उसी का सोच नहीं कर रहा? मैं 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 कभी भी तुम लोगों के घर नहीं आऊंगा। मैं राख फांकूंगा, पर मैं राख क्यों फांकूंगा? और दीदी शायद सब अच्छी अच्छी चीजें खाएगी। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। बात को वह अभी अभी अतूरी बुढ़िया के घर से जिस प्रकार अंधेरा, कांटों की झाड़ियां, आम का बाग इनकी परवाह बिना किए दौड़ा था, अब वह क्रोध में आपे से बाहर जाकर बरामदे से उतरकर आंगन में, और फिर उसके बाद जिधर मर्जी आई दौड़ पड़ा। भाई की अभिमान भरी दृष्टि, फूला हुआ चेहरा और बात करने का ढंग दुर्गा को इतना हास्यजनक लगा कि वह हंसते हंसते करीब करीब लोटपोट हो गई। माँ, अप्पू एकदम पगला है, कहकर उसने भाई के कथन की नकल करते हुए कहा, मैंने भुंजे चावल नहीं खाए, हे, इसी के मेरा दिल नहीं दुखा। एकदम गावदी है। अरे अप्पू सुन, ओ अप्पू, अप्पू। अप्पू दौड़कर दीवार के किनारे की पगडंडी से पीछे की बांस की झाड़ी की ओर लपका। अभी बादल थमे हुए थे। बांस की झाड़ी के नीचे के झाड़ झंकाड़ इस सुनसान वर्षा की संध्या में बिल्कुल अंधेरे हो रहे थे। मामूली हालत में भी वह इस जगह में किसी दिन अकेले आने की कल्पना नहीं कर सकता था, पर इस समय चारों तरफ का सन्नाटा और अंधेरा, बांस की झाड़ियों में खरखर आवाज, पास ही पलीताखोर आम के पेड़ पर भूत रहने की शोहरत आदि की बातों को भूलकर वह खड़े खड़े सोचने लगा, मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, इस जन्म में घर नहीं लौटूंगा। अभिमान का पहला वेग कुछ मध्यम पड़ते ही उसे कुछ डर सा लगने लगा। डरते डरते उसने एक बार पलीताखोर आम की ओर कनखी से देख लिया। फिर भी उसके मन में यह बात आई कि इस समय एक भूत आकर मुझे पेड़ की चोटी पर उठा ले जाए तो अच्छा रहे। माँ खोज कर रो मरेगी, सोचेगी क्यों मैंने भरी सांझ में राख फांको कहा था, तभी तो मेरा मुन्ना अंधेरे में बादल के ऊपर निकल गया, फिर लौट कर नहीं आया। जो भूत उसे चट कर जाए तो माँ को कितनी तकलीफ होगी। यह सोचकर उसे थोड़ी देर तक प्रतिहिंसा का आनंद मिला। बाद को वह वहां से चलकर दीवार के बगल में खड़ा हो गया। उसे अब डर लग रहा था। सामने वाली बांस की झाड़ी में कोई अस्पष्ट सा शब्द हुआ। अप्पू ने एक बार डरते डरते आंख ऊपर करके देख लिया। उसकी माँ और दीदी रानी घर की तरफ से पुकार रहे थे, अरे अप्पू, अप्पू। बांस की झाड़ी में फिर कोई आहट हुई। उसे बहुत बुरा लगा, पर मुसीबत यह थी कि अभी तक उसमें आत्मसम्मान जरूर बना हुआ था कि बिना मनाए वह घर लौटने के लिए तैयार ही न था। अब उसकी दीदी रानी के घर के पीछे से बाहर आ रही थी। वह दौड़कर सामने की दीवार के कोने से लगकर खड़ा हो गया। एकाएक आते आते दीवार के पास नजर पड़ते ही दुर्गा चिल्लाकर बोल उठी, लो माँ, यह खड़ा है दीवार के पास। बात को उसने दौड़कर भाई के हाथ पकड़ लिए। दौड़ने की जरूरत नहीं थी। बोली, अरे पाजी, यहाँ चुपचाप खड़ा था, मैं और माँ गांव भर का चक्कर लगाकर हैरान हो रही हैं। यह रहा। दोनों मिलकर उसे पकड़कर घर के भीतर ले गई। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियाँ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।